तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है, लास्ट तक सुनना है, और लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसका पीडीएफ जो है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति कौन बने हैं? आंसर है इसका साइरस पूनावाला। दोस्तों, जो साइरस पूनावाला है ये दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति बने हैं। अब सवाल आता है कि ये हेल्थ केयर अरबपति क्या होता है? तो दोस्तों, हेल्थ केयर अरबपति का मतलब ये है कि जो लोग हेल्थ के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं और अरबपतियों की लिस्ट में आते हैं। तो इस प्रकार से जो साइरस पूनावाला है वो दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति बन गए हैं। और ये बात किसमें कही गई है दोस्तों? तो हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में। तो हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में हाल ही में ये कहा गया है कि जो साइरस पूनावाला है वो दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति हैं। साइरस पूनावाला की कुल संपत्ति $26 बिलियन है। कितनी है दोस्तों? $26 बिलियन। साइरस पूनावाला की बात करें तो इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की है। यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? साइरस पूनावाला। और आप याद रखिएगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहां पर है? पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में की गई थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। आपको सर्च करके बताना है दोस्तों कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा कोविड-19 की किस वैक्सीन का निर्माण किया गया था। यानी कोविड-19 की किस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, तो ये आप हमें सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस बागसीर को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? यानी दोस्तों, जो आईएनएस बागसीर है इसे हाल ही में समुद्र ट्रायल के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? आंसर है इसका प्रोजेक्ट 75। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 जो है वो भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता है जो कि 2005 में हुआ था। और यह जो समझौता है ये $3.75 बिलियन का था। इस समझौते के तहत जो फ्रांस है वो पनडुब्बी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगा और पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जाएगा। टेक्नोलॉजी होगी कहाँ की? फ्रांस की। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, जिसमें से जो 6वीं पनडुब्बी बनाई गई है वो बनाई गई है आईएनएस बागसीर। ठीक है दोस्तों, अब और कौन कौन सी पनडुब्बी बनाई गई है तो ध्यान से सुनिएगा। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला और आईएनएस बागीर, और जो 6वीं बनाई गई है उसका नाम है आईएनएस बागसीर। ठीक है दोस्तों, तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस बेला ये ऐसी पनडुब्बियां हैं जिनको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन जो आईएनएस बागीर है और आईएनएस बागसीर है इन दोनों को अभी समुद्री ट्रायल पर रखा गया है। यानी दोस्तों, इनका अभी समुद्र में ट्रायल चल रहा है। 2023 तक ये संभावना दिखाई जा रही है कि 2023 तक ये दोनों पनडुब्बियां जो हैं ये इंडियन नेवी में शामिल हो जाएंगी। यहां पर बात आ रही है दोस्तों आईएनएस की। तो आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये गुजरात के दौरे पर गए थे। तो गुजरात के दौरे पर ही उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने गुजरात में 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें दोस्तों जो दाहोद में रेलवे उत्पादन इकाई है जिसमें 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। दाहोद वर्कशॉप की बात करें तो इसे 1926 में स्थापित किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 1400 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, जिसमें दुधीमत नदी परियोजना से जुड़े कार्यों की भी आधारशिला रखी गई है। दोस्तों, गुजरात की बात आई है तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आंसर इसका मंगोलिया।
दोस्तों जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2022 की, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मंगोलिया में किया जा रहा है। और मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बटोर, क्या नाम है दोस्तों? उलान बटोर। तो उलान बटोर में ही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 19 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक किया जाना है। भारत ने अब तक इस टूर्नामेंट में 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके कुल 10 मेडल जीते हैं अब तक। और दोस्तों अब तक मेडल लिस्ट में जो जापान है वो सबसे ऊपर है। इसने 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टॉप पर कौन सा देश है अभी तक? जापान है। और भारत ने कितने मेडल जीते हैं कुल टोटल? 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मिलाकर के 10 मेडल जीते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा। और मंगोलिया की बात करें तो दोस्तों ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित एक कंट्री है जिसकी राजधानी उलान बटोर है। अगला प्रश्न है, शिवमोगा हवाई अड्डा किस राज्य में है जिसका हाल ही में नाम बदलने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। दोस्तों जो शिवमोगा हवाई अड्डा है ये कर्नाटक राज्य में है और इसका हाल ही में नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। और दोस्तों ये जो नाम होगा ये होगा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा के नाम पर। यानी दोस्तों जो BS येदुरप्पा हैं उनके नाम पर शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम होगा, ऐसा फैसला लिया गया है कर्नाटक में। दोस्तों शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया है। याद रखिएगा नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर VS येदुरप्पा ने 15 जून 2022 को हवाई अड्डे की नींव रखी थी। क्या दोस्तों अभी भी BS येदुरप्पा ही हैं चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के? तो जी नहीं, अब कौन है? बसवराज बोम्मई हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद्र गहलोत। ठीक है दोस्तों, तो जो बसवराज बोम्मई की गवर्नमेंट है कर्नाटक में उसने ये फैसला लिया है कि जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं VS येदुरप्पा उनके नाम पर शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम रखा जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा इसका 22 अप्रैल को। तो हर साल 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो दोस्तों थीम जरूर याद रखिएगा, हमारे ग्रह में निवेश करें। क्या है थीम? हमारे ग्रह में निवेश करें। और जो ये पृथ्वी दिवस है इसकी शुरुआत 1970 से की गई थी। यानी पहली बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था ये 1970 में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य है अपने एनवायरनमेंट की रक्षा की जाए, यानी उसका संरक्षण किया जाए। पृथ्वी दिवस का विचार मूल रूप से 1969 में अमेरिकी सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी दिवस पर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और 120 अन्य देशों के द्वारा ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। यानी पेरिस समझौता जो है वो 2016 में किया गया था जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और भारत सहित अन्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि किस प्रकार से पृथ्वी को बचाया जा सके। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पहल के तहत किसने हाल ही में एक ऐप जन निगरानी लॉन्च किया है? यानी दोस्तों जन निगरानी नाम का जो ऐप है वो कहां पर लॉन्च किया गया है? आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर स्टेट में जन निगरानी नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना है। यानी दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो भी योजनाएं चल रही हैं अगर आपको उनकी ऑनलाइन शिकायत करनी है तो उसके लिए आपको जन निगरानी ऐप को यूज करना होगा। और यह जो ऐप है ये 24 घंटे इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है, यानी आप 24 घंटे में कभी भी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न इस लेक्चर का, ध्यान से सुनिएगा। सेव सोइल मुहिम या आंदोलन किसने शुरू किया है? तो दोस्तों सेव सोल जो मुहिम है या जो आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर है इसका जगदीश जग्गी वासुदेव के द्वारा। जो जगदीश जग्गी वासुदेव हैं उनके द्वारा सेव सोइल नाम का एक आंदोलन चलाया गया है। ठीक है, तो भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं कौन? जगदीश जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके द्वारा भूमि क्षरण को रोकने के लिए
और स्वस्थ मिट्टी की वकालत करने के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेव सोल। सोल का मतलब दोस्तों क्या होता है? मिट्टी होता है। सेव का मतलब होता है बचाओ, तो मिट्टी बचाओ, इस प्रकार से अपन हिंदी में बोल सकते हैं। दोस्तों, इस पहल को संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा में ईसा फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 5 अप्रैल को, जिसको WHO, UN, SDG, लैब और IUCN का सपोर्ट मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि सेव सोल नामक जो आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुरु जगदीश जग्गी वासुदेव के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब आज से हमने एक नई पहल शुरू की है आपके लिए। जो पिछला करंट अफेयर्स है उसके कुछ हम पार्ट बना बना करके आपके लिए रिवीजन करवाते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन। तो आज हम हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन को डिस्कस करेंगे जिससे आप चीजों को रिकॉल कर सकें। तो दोस्तों, निधन की बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रफीक तरार का हाल ही में निधन हुआ था। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सैन वॉर्न का भी हाल ही में निधन हुआ है। उड़ीसा के पूर्व चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाल का भी हाल ही में निधन हुआ है। और सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुरजीत सेन गुप्ता का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक जोड़ा गया है। इसी प्रकार से रोज आपके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन करते जाएंगे, थोड़े थोड़े से पार्ट बनाकर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है INS का फुल फॉर्म क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन है मंगोलिया की कैपिटल क्या है? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें। और दोस्तों, अगर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं या कोई कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पर, तो आप एक कोड जरूर यूज करिएगा, राजा नंबर 1। और आप हमें खबरी पर तो फॉलो कर ही लेंगे, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर जरूर हमें फॉलो करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।